जय भीम। मैं इस विषय में मुबारकबाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को कि आज उन्हें अपनी परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। अगर सच में वो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने का मुद्दा रखते हैं तो जरूरी है कि इन परीक्षाओं से गुजरना उनके लिए जरूरी था। और आज हम देख रहे हैं कि जिसे आरएसएस और बीजेपी ने पप्पू बना के रखा हुआ था, आज उन लोगों का पपलू किए हुए घूम रहा है और उनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है कि इस नौजवान से टकरा जाए। और इसी नौजवान से नहीं, भारत के मैं चाहता हूं कि हर नौजवान को राहुल बनना पड़ेगा और चैलेंज करना पड़ेगा ऐसे असामाजिक व्यवहार करने वाले राष्ट्रीय शक्तियां जो बन गई हैं, जिसमें आरएसएस और आरएसएस से संबंधित जितने भी दल हैं वो, और जो आरएसएस का फायदा उठा करके राजनीति में सक्रिय हुए हैं, बीजेपी जैसे संगठन, और बीजेपी के साथ जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जो सहयोग कर रहे हैं। जनता के हर नौजवान को इसके लिए अपने आप में तैयार होना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए, नहीं, इस सरकार को ये एहसास दिला देना चाहिए कि नौजवान की जरूरतें इस तरह के डराने से नहीं पूरी होंगी और न उसकी जबान बंद होगी, बल्कि इस डराने से भारतीय नौजवानों का हौसला और ज्यादा आगे बढ़ेगा और राहुल को सफलता जरूर मिलेगी। और वो सफलता है राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही देश हितकारी होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन सर, ललित मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार लुटेरा है, तो राहुल को यूनाइटेड किंगडम में घसीटेंगे। ललित मोदी भगोड़ा में शुमार है। सर देखिए, ललित मोदी ने इस बात को कह के इस बात को बता दिया है। अब मैं अगर अपनी जबान को फिसलता हुआ तो नहीं कहूंगा कि जब इस तरह के चोर भारत के राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर केस करेंगे और भारत सरकार बैठी, जो वर्तमान भारत सरकार है और उसके नुमाइंदे उस पर मुस्कुराहट लेंगे, तो ये मालूम पड़ जाता है कि इस समय देश किन हाथों में जा चुका है और देश के मानसिकता को बदलने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है और डराने की क्या क्या सीमाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन मैं तो मुबारकबाद देता हूं राहुल गांधी को कि जब यूके से उनको सम्मान मिलेगा या नोटिस मिलेगा और वहां जाने का, जैसा कि न्यायिक प्रक्रिया है कि जब किसी को बुलाया जाता है उसे आने जाने का फेयर भी दिया जाता है, तो राहुल गांधी को तो आने जाने का लंदन का वीजा भी मिलेगा और फेयर भी मिलेगा। तो उन्हें इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि एक बार फिर ब्रिटेन जाने के लिए मुफ्त में सैर करेंगे। तो हालात बुरा नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इतना कहा कि सारे चोर मोदी हैं, इतना बड़ा बवाल। देखिए, चोरों के नाम गिना देने से और तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे देश की जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, उसके ऊपर जो हम सशंकित होकर के शंका की दृष्टि से देखते हैं, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। भारत की न्यायपालिका पर अंग्रेज कभी भरोसा नहीं करता था, क्योंकि जब एक जजमेंट है जो कलकत्ता हाई कोर्ट का है कि भारत में जातिवादी व्यवस्था के जितने भी जज बनेंगे वो कभी भी न्याय प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता में न्याय नहीं, बंटवारा, आपस में भेदभाव है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था शंका के दायरे में आ गई है, जिसे निष्पक्ष होना चाहिए था, निडर होना चाहिए था। कभी कभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, वर्तमान सीजेआई माननीय चंद्रचूड़ साहब, उनका जब व्यक्तित्व जब हम देखते हैं, जब उनका व्यवहार देखते हैं, तो लगता है कि कोई न्यायाधीश है जो शायद भारत की न्याय व्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन मैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि अगर न्याय के लिए कोई कानून नहीं है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन मिले, ऐसा कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन परंपराएं बनाई जा सकती हैं। और उन परंपराओं में मैं वर्तमान CJI, जिनका अभी लंबा समय है, कॉलेजियम के वो भी चेयरमैन हैं, उनसे उम्मीद करूंगा कि भारत की न्यायपालिका में SC ST OBC माइनॉरिटी का अपने रहते हुए रिप्रेजेंटेशन इतना दे के जाएं जिससे लगे कि परंपराएं कुछ तो बदली हैं
और देश में न्याय के प्रति विश्वास पैदा हो। और जो ये सूरत का न्याय आया है, कैसा आया है, सही है गलत है, इसके लिए मैं न्याय का विद्वान नहीं हूं कि मैं न्यायपालिका पर ये कमेंट करूं। प्रमोशन हो गया जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस त्वरित गति से न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित किया गया, इसका भी कहीं ना कहीं इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि हमारे तो दसियों साल केस पड़े रहते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, यहां तुरंत ये सब कुछ क्यों हुआ। इस घटना पर भी कि कहीं न्याय हमारा वर्तमान राजनीति के साथ किस तरह से काम कर रहा है, इस पर जरूर हमें सोचना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट इस बात को गंभीरता से लेंगे कि लोग कल को ये सवाल ना उठा दें कि न्याय किस तरह से प्रभावित था, क्योंकि इसकी जो त्वरित गति से हुआ हाई कोर्ट और उसके बाद जजमेंट, और जिस तरह से ये प्लान्ड तरीके जैसा लग रहा है, एक तो इसका होना चाहिए। दूसरा, मैं देख रहा हूं कि जो शक्तियां आज सत्ता में हैं, उन्होंने किस तरह से देश की संविधान का मजाक सा बनाया है। उसके लिए भी मैं सीजेआई से, क्योंकि विधायिका कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पा रही है, क्योंकि विधायिका टोटली पक्षपातपूर्ण है, लेकिन सीजेआई से उम्मीद करता हूं कि वो कुछ तो करें, कुछ ऐसा जरूर करें जिससे ये लेटरल एंट्री हुई, उसमें देखा कि बहुत से नेताओं के बेटे हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने लेटरल एंट्री लेकर के आईएएस वगैरह के यूपीएससी अब कहते हैं कि स्पीकर की बेटी भी उसमें है, कहते हैं, मैं उसके नाम और मैं उससे ज्यादा वो नहीं, और इसको मैं प्रचारित नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये जो गलत भावनाओं के तहत न्यायाधीशों का राजनीति के प्रति रुझान, ये सब चीजें व्यक्ति का चरित्र हो सकती हैं, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका पर ये क्वेश्चन मार्क बनती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि वर्तमान सीजेआई जो बहुत सुलझे हुए, मैं समझता हूं कि हमारे इस समय जो उथल पुथल की जो राजनीति चल रही है, उसमें एक नाम अगर न्यायपालिका में उभर के आता है तो सीजेआई का आता है। तो मैं उम्मीद करूंगा। ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के जो एक्शन है, सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में रहते हुए, क्योंकि किसी दूसरे को तो एनक्रोच नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वोट के, मतलब मेरे व्यक्तिगत मत के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए ईवीएम पर अंकुश जरूर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें, हमारा मोबाइल हैक हो जाता है, हमारे लैपटॉप हैक हो जाते हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैक हो जाती हैं। तो इलेक्शन कमीशन इस चीज को ध्यान में रखते हुए, देखिए मैं एक बात आपको बता रहा हूं, अगर ईवीएम है तो रखिए, आप पार्टी का चुनाव चिन्ह खत्म कर दीजिए। हर व्यक्ति को लोकल अपने स्तर पर, जैसे इंडिपेंडेंट को आप इलेक्शन वो चुनाव चिन्ह देते हैं, पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के व्यक्ति को भी उसी तरह से अगर चुनाव चिन्ह घोषित करेंगे तो उतना ज्यादा फेक काम नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि एक हमारा ये सजेशन है, मेरा एक सजेशन है, और भारतीय नागरिक के तौर पर है, समझदार व्यक्ति के तौर पर है। मैं क्लेम ये तो नहीं करता कि आप मुझे सर्टिफिकेट दें, लेकिन अपने आप को मैं सोचता हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं वो लॉजिकल है कि राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी पार्टियां हैं, उनके सिंबल को, इलेक्शन सिंबल को खत्म कर उनको स्वतंत्र प्रतिनिधि के साथ में अलग से अगर आप इलेक्शन सिंबल देंगे तो इतनी हेराफेरी होने की उम्मीद नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन चुनाव चिन्ह को बैन करके इंडिपेंडेंट चुनाव चिन्ह सभी प्रतिनिधियों को दे, और पार्टी के नाम से अपने लोग इलेक्शन लड़ें, और पार्टी का विप उनके ऊपर बाद में अपने जारी हो। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस चीज को, राहुल जी जेल जा रहे हैं सर, क्या होगा देश में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल के जेल जाने से देश में कोई तूफान नहीं आएगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि इस समय जो शक्तियां हैं वो किसी भी तरह से दबा देंगी। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि जो हम 6 महीने में राहुल जी के बीच में जो बदलाव देख रहे हैं, चिंतन में बदलाव देख रहे हैं, सोच में बदलाव देख रहे हैं, उस व्यक्ति के संघर्ष में बदलाव देख रहे हैं, तो तपने का उन्हें एक मौका मिलेगा और राष्ट्र के सामने
एक अच्छा नेता चुनने का विकल्प मिल जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी व्यक्ति को नेता बनाया जा सकता है तो वो हमारे पास पैदा हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर राहुल, इस पर भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि ये न्याय जो दिया गया है वो उचित है या नहीं है। राहुल के किसी भी साथी को इसके लिए आगे आना चाहिए और कोर्ट में जाकर के अपील करनी चाहिए कि क्या इस तरह के न्याय दे करके समाज और संविधान के प्रति हम सम्मान पैदा कर रहे हैं या हम गलत राजनीतिक पार्टियों के शिकार बन के न्यायपालिका को भी हम कहीं ना कहीं लांछित तो नहीं कर रहे हैं। इसका मैं पुनर्निवेदन करूंगा। जो अपना दलित समाज है उसका एक विशेष झुकाव बीजेपी की तरफ है। मोदी जी का 24 घंटा गुणगान करने में लगे हैं सर और कह रहे हैं मोदी है तो देश है। देखिए, किसी विशेष वर्ग को हम नहीं कह सकते कि दलित वर्ग है क्या है, लेकिन मैं आपको पूरे राष्ट्र को इस बात के लिए मैं सजग करना चाहता हूं कि जो इस समय आतंकी शक्तियां आतंक फैला करके सत्ता में डरा कर सत्ता में रहने वाली जो शक्तियां हैं वो अपने आप में एकजुट होकर के देश के संविधान को बर्बाद करना चाह रही हैं। और आज अगर इस संविधान को बचाना है, ये मैं बहुत खुल के कह रहा हूं, आज इस संविधान को अगर बचाना है तो बहन मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद और वामन मेश्राम जैसे लोग जो छोटे छोटे दल बना करके छोटे छोटे मतों को भी विभाजित करते हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के साथ या तो खड़ा होना चाहिए या खुलकर पक्ष के साथ में खड़े होकर के अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, जिससे कि निर्णय लिया जा सके आने वाले चुनाव में कि एक संविधान समर्थक और एक संविधान का दुरुपयोग करने वाले लोग। एक वो जो लोग, देखिए बहुत स्पष्ट है, दुरुपयोग जो संविधान का कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं। इसलिए मेरा मत है कि संविधान विरोधी नहीं, एक वो लोग जो संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक संविधान को लागू करने के लिए संघर्ष करने वाली। मुझे पता है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किस तरह से संविधान की अवहेलना की है, जिसके कारण ये स्थितियां पैदा हुई हैं, लेकिन फिर भी आज मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर हम सब लोग संगठित होते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर हम एक विकल्प दे सकते हैं जो संविधान को बचाने के लिए काम आ सकता है। और इसके लिए मैं सबसे निवेदन भी करूंगा। आरएसएस का कोई तोड़ नहीं है जो आप बात बोल। देखिए, आरएसएस एक धार्मिक संगठन है और वो धर्म के लिए अपने आप को समर्पित करके चलता है। और जहां तक है, अभी आपने देखा होगा मोहन भागवत जी ने कहा कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई या पंडों ने बनाई। ये हमारे कहते हैं ना लिप सर्विस, मुंह पर ये कह देने वाली बात है। इससे अब ये पढ़ा लिखा नौजवान चुप नहीं रहेगा। सदियों से हमारे ऊपर अत्याचार होता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं था। हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिसका उदाहरण दे सकें कि भाई हमारे साथ में ये है, अब हम इसका एक विकल्प चुन सकते हैं। संविधान लागू होने के बाद हम नौजवानों को पढ़ने का मौका मिला, शिक्षा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अंग्रेजों को, जिन्होंने आकर के भारत में शिक्षा सभी के लिए लागू की। और उससे शिक्षित होने के बाद ज्योतिबा फुले पैदा हुए, डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, और अंबेडकर पैदा हुए जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा। संविधान को लिखते समय डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी महानता इस भारत भूमि के ऊपर है कि उन्होंने कहीं भी अपने अपमान के क्रोध को संविधान में लक्षित नहीं किया जिससे कि समाज बटे, बल्कि उससे ऊपर उठते हुए, कहते हैं ना महान व्यक्तित्व इसे कहा जाता है, महामानव अगर कहा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी किसी भी तरह की अपने अंदर अपमान से ग्रसित जो भी कहानियां हुई उनके साथ में, किसी भी तरह से उन्होंने संविधान में उसको आगे नहीं वो उसका प्रभाव नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने भारत के सबसे मानवतावादी व्यक्तित्व का उदाहरण देखते हुए उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जो विश्व की मानवता को सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्तर पर पूजनीय, जिसमें महिला, गरीब, जिसे आप दलित कह लो, पिछड़ा कह लो, कुछ भी कह लो, किसी को भी शोषण करने का अधिकार उसमें नहीं है, बल्कि उन सबको अधिकार है शोषण के विरोध में खड़ा होने का और उसे पाने का। तो मानवता की लड़ाई लड़ने में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया है आपको, मैं भारत के हर उस व्यक्ति से,
हर उस व्यक्ति से जो मानवता में भरोसा रखता है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे ओबीसी है, एससी है, माइनॉरिटी का है, हम सबसे निवेदन करते हैं, महिला है, कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को अपने दिल से एक बार पढ़िए, फिर मंथन करिए, और मंथन करके अगर ये संविधान हमारे देश को नहीं मिला होता तो चर्चिल ने इस बात को कहा था कि जो भारत के लोग आज यहां पर आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आजादी मांगने की बात कर रहे हैं, 10 साल तक ये आजादी का उपभोग नहीं कर पाएंगे। चर्चिल ने सच कहा था कि अगर भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर, ये उन्हें भ्रम नहीं था, ये उन्हें भरोसा नहीं था कि अगर उन्हें ये पता होता कि अंबेडकर भारत के संविधान को लिखेंगे तो वो वही चर्चिल ये कहता कि भारत में लोकतंत्र जिंदा रहेगा अगर डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा तो उस गलती पर आज अगर हम कह सकते हैं कि चर्चिल को अगर किसी ने झूठा साबित किया है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे संविधान ने, और भारत के हर उस मानव ने जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान लिखने में सहयोग किया, और उस मानवता को सल्यूट करते हुए मैं कहता हूं कि हमें अपना देश जान से भी प्यारा है, और अगर उसके लिए हमें कुछ भी करना है तो हम उसके लिए समर्पित रहें, और भारत के संविधान को, जो संसार का सबसे अच्छा संविधान है, मानवतावादी है, मनुष्यता का पाठ पढ़ाता है, उसको जिंदा रखने के लिए आज की जो शक्तियां हैं, जो बांटकर चलती हैं, डराकर चलती हैं, धमकाकर चल रही हैं, और जिस तरह का व्यवहार आजकल जो किया जा रहा है किसी भी राष्ट्रीय नेता पर, विपक्ष में जो भी प्रश्न करता है उसके ऊपर, उस लड़ाई से लड़ने के लिए आने वाले समय के लिए तैयार होइए और अपने आप को आज के लिए तैयार कीजिए। नौजवानों के साथ में जो मजाक किया जा रहा है रोजगार के तौर पर, नौजवानों के सबको आपस में बांटने के लिए जो जातियों का जहर बोया गया है, इन सब चीजों को अगर खत्म करना है तो मैं भारत के हर उस नौजवान से कहता हूं, हर उस महिला से कहता हूं कि जब किसी नारी का अपमान होता है तो उसे जातियों में मत बांटो। किसी युवक का अपमान होता है जो अपने सम्मान और स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, चाहे वो घोड़ी पर चढ़ के जाता है, चाहे अच्छे कपड़े पहन के जाता है, ये हम सबके लिए भारत का गौरव है कि भारत का विकास उसमें दिखता है। अगर आप चाहते हो कि भारत पुनः पुरानी हालात में चला जाए, जिस हालात को हम कहते हैं भारत के बुरे दुर्दिन, तो आप चाहें वो कर सकते हैं, आप आजाद हैं, अत्याचार कर सकते हो, किया भी जा रहा है और सरकार उसको प्रोत्साहन भी दे रही है। सरकार ने सबसे पहले प्रोत्साहन दिया गुजरात में, ऊना में, जब उन बच्चों को नंगा करके पीटा गया तो गरीब को डराया गया। फिर आपने पुलवामा में जो काम किया, जब पाकिस्तान पाकिस्तान करके आपने हिंदू मुस्लिम को एक तरफ किया। अनटचेबिलिटी एक्ट के नाम पर जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, मैं आज भी इस बात को कहता हूं, वो राजनीति से प्रेरित था और राजनीति को मजबूत करने के लिए दिया गया था। ऐसे जजों की मानसिकता को स्टडी किया जाना चाहिए, बल्कि मैं तो उस समय भी ये कहता था उन जजों के अगेंस्ट में FIR दर्ज हो, लेकिन देखते हम हैं कि उन जजों को प्रमोशन मिलते रहे। ये जातिवादी, धर्मवादी, समाज को बांटने वाले और संविधान की अवहेलना करने वाले जो भी व्यक्ति हो उस पर एक्शन होना चाहिए और उन्हें उनके लिए सजा भी मिलनी चाहिए। देश को इस तरह के गलत लोगों को प्रमोट करने वाली सरकार को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। यही धन्यवाद।